हेलो व्यूअर्स। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो अपने समाज और समाज के हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ वीडियो है। आपने देखा होगा कि किसी दंपति के अगर कंटिन्यू लगातार 3 या 4 लड़कियां होती है या लड़के होते हैं तो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं ए भाई इन लुगैरिया तो छोरे ही छोरे रेवे, या ऐसा कहेंगे कि इन लुगैरिया तो छोरा ही छोरा रेवे। यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो है, अगर किसी दंपति के कोई भी संतान लड़का या लड़की होती है तो उसके लिए जिम्मेदार है वो हमेशा महिला को ठहरा दिया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी दंपति के अगर लड़का या लड़की में से कोई संतान होती है तो उसके लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार कौन है। और दूसरा, ये जो समाज में महिलाओं को ताने देने की प्रथा है शायद इस वीडियो के बाद खत्म हो जाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन जानने की कोशिश करेंगे। देखो, हमारा शरीर है, ये किससे बना है? अगर हम बाहर से देखें तो अंगों से बना है। अगर हम अंगों को काट दें तो हमारे शरीर के आंतरिक जो भाग होंगे उन्हें हम तंत्र कहेंगे। जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया। इन तंत्रों से हमारा शरीर बना होता है। अगर हम तंत्रों को भी काट दें या विभक्त करें तो ये तंत्र बनते हैं मांसपेशियों से। और अगर हम इन मांसपेशियों को भी डिवाइड करें या विभाजित करें तो ये बनेगा उत्तकों से। और उत्तक जिस चीज से बने होते हैं उसको हम कहते हैं कोशिका, सेल। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर की थी। और कोशिका को हम हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कोशिका को संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक मतलब को हमारे शरीर के किसी भी भाग का निर्माण है वो कोशिका से हुआ है। क्रियात्मक, हमारे शरीर में जो भी काम हो रहे हैं या हमारे शरीर के तंत्रों द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? कोशिका जिम्मेदार है। और आनुवांशिक, हमारे पूर्वजों के लक्षण हमें आ रहे हैं और आगे से आगे संचरित होते जाएंगे, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? वो है कोशिका। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आप या मैं या दुनिया का कोई भी सजीव जब अपनी मां के पेट में रहा होगा तो सर्वप्रथम एक कोशिका के रूप में वह गया होगा और उसी कोशिका के आधार पर आगे जाके लड़का या लड़की होता है। अब इसको कैसे समझे? एक कोशिका के अंदर बहुत से कोशिकांग होते हैं जिसमें मुख्य जो कोशिकांग होता है वो होता है केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। इस केंद्रक के अंदर कुछ संरचनाएं होती है जैसे केंद्रिका, और एक धागेनुमा संरचना होती है जिसको क्रोमेटिन धागा कहते हैं। क्रोमेटिन शब्द बना है क्रोमोसोम से और क्रोमोसोम का अर्थ होता है गुणसूत्र। अब यहां से शुरू होता है सारा खेल। जब माता के पेट में, गर्भ में हम गए होंगे तो एक कोशिका के रूप में गए होंगे। आपको जैसे पता है कि एक जीव के अंदर, एक दंपति में एक नर होता है, एक मादा होता है। मादा की जो जनन कोशिका है, यानी वह कोशिका जिससे बच्चे का निर्माण होगा, वह कोशिका जिससे
बच्चे का निर्माण हो। शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, लेकिन मुख्य जो कोशिका होती है वह जनन कोशिका होती है। सेम नर में भी। अब मादा की जो जनन कोशिका है उसको, या ऐसे ऐसे समझ ले, मादा में मादा जनन तंत्र होगा, नर में नर जनन तंत्र होगा। इससे मादा जनन तंत्र का जो मुख्य अंग है वह है अंडाशय। नर का है वृषण। अंडाशय से निकलेगा अंडाणु महीने में एक, और वृषण इससे निकलेंगे शुक्राणु, संख्या असंख्य, और नर चाहे जितनी बार शुक्राणुओं का निर्माण स्वेच्छा से कर सकता है। गलत उपचार बहुत करते हैं, उपयोग बहुत करते हैं इस चीज का, क्योंकि कभी भी निकाल सकते हैं, इसलिए। अब बात आते हैं कि इन कोशिकाओं के अंदर जब ये कोशिकाएं मिलती हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। अंडाणु और शुक्राणु का मिलना निषेचन कहलाता है। अब इस निषेचन के दौरान जो कोशिका बनती है उसको युग्मक कहा जाता है। मैं जहां से मैंने शुरू किया है वहीं पर मैं वापस आऊंगा, तब वीडियो आपके पूरा समझ में आ जाएगा। इस युग्मक के अंदर अंडाणु भी है, शुक्राणु भी है, कोशिका है, यानी बच्चे की संरचना भी इसी कोशिका से होगी, अंग तंत्रों की क्रियाएं भी इसी से होगी, और आनुवंशिकता भी इसी से होगी। लेकिन अब यहाँ निर्धारण कहाँ हुआ कि लड़का होगा कि लड़की? तो मैंने आपको बताया था कि यह भी कोशिकाएं हैं, अंडाणु है, इसके अंदर भी केंद्रक होगा, शुक्राणु है, इसके अंदर भी केंद्रक होगा, क्रोमेटिन होगा। क्रोमेटिन धागा बनाता है गुणसूत्र। नर के अंदर, सॉरी, मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी ये अंडाणु 23 गुणसूत्र और ये भी 23 गुणसूत्र लेकर आपस में मिलेंगे। मैं यहां 23 जोड़ी बता रहा हूं, यहां 23 गुणसूत्र बता रहा हूं। 23 जोड़ी का मतलब होता है मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 जोड़ी, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी बोला जाता है। और जब निषेचन की प्रक्रिया होगी उस दौरान 23 गुणसूत्र ये लेके जाएगा, 23 गुणसूत्र ये लेके जाएगा, दोनों मिलकर 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, जो बच्चे में उसकी गुणसूत्रों की संख्या की पूर्ति कर देंगे। अब इन 23 गुणसूत्रों में 22 जोड़ी जो होते हैं उनको अलिंग सूत्र कहा जाता है, और एक जोड़ी जो होता है उसको हम लिंग सूत्र कहते हैं। यानी टोटल 44 और इसमें 2। यहीं से शुरू होता है भ्रूण बनने का, भ्रूण का लिंग निर्धारण। अलिंग सूत्र का मतलब होता है कि शरीर के सारे हिस्सों का निर्माण जो गुणसूत्र करेंगे उनको हम अलिंग सूत्र कहेंगे। जैसे सर, आंख, नाक, कान, बाल, मुंह, पेट, पाचन तंत्र, इन सभी का निर्माण जो करेगा वो होंगे अलिंग सूत्र। इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। ये फादर के गुणों को लेके आगे आएगा, ये मदर के गुणों को लेके आगे आएगा। और एक जोड़ी है वह होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अब ये दोनों नर और मादा में अलग अलग होते हैं। तो ये एक जोड़ी अलिंग सूत्र होते हैं, यहीं से बच्चे के लिंग का जो निर्धारण है वो होता है। अब कैसे होता है एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं इसको। कोशिका के अंदर गुणसूत्र टोटल हो गए 22 अलिंग सूत्र, यानी शरीर के सभी भागों का निर्माण करने वाले, और एक जोड़ी लिंग सूत्र। अब ये नर और मादा में अलग अलग होते हैं, नर और मादा। नर में अलग होंगे, मादा में अलग होंगे। नर में जो लिंग सूत्र होंगे वो होंगे X और Y, यानी दोनों क्या है, अलग है। अगर इसको एक गणितीय सूत्र के रूप में लिखना पड़े तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ये नर के गुणसूत्रों को दर्शाता है। और अगर मादा के लिखना पड़ेंगे, इसमें दोनों ही लिंग सूत्र होते हैं वो समान होते हैं।
इसको हम लिखेंगे 22 प्लस एक्स एक्स। इससे समझ में आ रहा होगा, यानी ये जो 22 हैं ये तो शरीर के अन्य भागों का निर्माण करेंगे, लेकिन ये जो है वो लिंग का निर्धारण करेंगे। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि नर में तो अलग अलग है, मादा में समान है। मां में से 23 जोड़ी निकल के आए, 46 गुणसूत्र, 46 में से 23 आगे जाएंगे। इधर नर में भी 46 गुणसूत्र टोटल थे, 23 उसमें से निकल के आएंगे, 22 तो अलिंग सूत्र और 1 लिंग सूत्र। अब इन दोनों में से कौन सा गुणसूत्र इसके साथ संयोजित होता है? सीधा सा है, मादा के अंडाणु में शुक्राणु जाके मिलता है, तब बच्चे का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है यही जो लिंग सूत्र डोनेट करेगा, उधर जाए भेजेगा, उसके आधार पर लड़का या लड़की होगा। अगर यह एक्स गुणसूत्र को देता है तो एक्स और एक्स क्या बनते हैं? लड़की। अगर वापस एक्स देता है या इस एक्स से जाके मिलता है तो भी क्या होगा? लड़की। ये अगर वाई लिंग सूत्र डोनेट करता है तो होगा एक्स वाई यानी लड़का। एक्स वाई लड़का। कुल मिला के क्या समझ रहे हैं हम कि लिंग निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं वो नर का लिंग सूत्र होता है। अगर वह एक्स देता है तो लड़की होगी, अगर वह वाई देता है तो लड़का होगा। यानी ये समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है कि किसी भी औरत के यदि लड़कियां हो रही है बार बार तो उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उसको गालियां सुननी पड़ रही है। लेकिन उत्तरदायी होता कौन है? वास्तव में उत्तरदायी होता है नर। यदि किसी औरत के लड़का या लड़की होगी तो उसके लिए जिम्मेदार सदैव लड़का होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई औरत है, बूढ़ा बुजुर्ग है, तो उनसे आप ये अनुरोध करें कि भाई गालियां बोलने की जरूरत बहू को नहीं है, औरत को नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार लड़का होता है। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यूटीवी क्लासेस को। थैंक यू।